जय साथियों। और उम्मीद है कि आप लोग ने इस बार का यूपीएससी के सारे पेपर अब तक के देख लिए होंगे, यूपीएससी मेंस के। और देखिए, मैं जो एनालिसिस है यूपीएससी मेंस का, मैंने बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक मैंने कहा था कि मैं डिस्कशन करूंगा, लेकिन मैंने लेट किया। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। सबसे बड़ा कारण ये था कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स थे जिनके साथ मैं लगा हुआ था, वो मेंस दे रहे थे। अब अगर मेंस के बीचों बीच में एनालिसिस प्रोवाइड कर देता तो वो पूरी तरह से भटक के लगते एनालिसिस देते हैं। क्यों? क्योंकि फोन करके कह रहे थे, सर हमने ऐसे में ये लिख दिया, सही लिखा कि गलत लिखा। सर हमने ऐसे का मतलब ये समझा तो सही समझा कि गलत समझा। सर हम हिंदी साहित्य में तो ये लिखा है, क्या सही लिखा है कि गलत लिखा है। तो ये बच्चे बड़े परेशान थे। उनकी परेशानी मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जब मैं भी मेंस लिख रहा था तो मुझे बहुत 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 इरिटेशन होती थी। और उस समय अगर कोई व्यक्ति ये दिखाता था कि देखो पेपर ऐसा आया है, पेपर तो बड़ा इजी आया है, तो मन करता था कि दौड़ा लूं। गुस्सा इतना तेज आता था, फ्रस्ट्रेशन होती थी। इस वजह से मैंने अपनी जिम्मेदारी का ध्यान में रखते हुए मैंने कहा कि नहीं, अभी मैं तुरंत डिस्कशन नहीं करूंगा। और मैंने ये सोचा कि ये 5-6 वीडियो की जो सीरीज रहेगी प्रॉपर, जिसमें मैं हर चीज एसए से लेके जीएस तक के सारे पेपर्स का विश्लेषण आपके सामने करूंगा, तो वो अब स्टार्ट होती है। ठीक है, तो आज हम लोग एसए का पेपर देखते हैं और उम्मीद है कि आपने एसए का पेपर देखा होगा। ऐसे के पेपर में देखो, जब हम टॉपिक देखेंगे तो टॉपिक आप लोग के सामने है, आप लोग देख लेना। मैं ऐसे एक बार स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ टॉपिक्स। ठीक है, ये 4 आपके सामने होंगे। ठीक है, कहने का ये मतलब है, अगर ऐसे का पेपर देखोगे तो 2 सेक्शन में ऐसे का पेपर है। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो वीडियो देख रहे हैं, बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल हर तरह के व्यक्ति ये वीडियो देख रहे हैं। मतलब कई इसमें ये भी बच्चे होंगे जिन्होंने इस बार मेंस लिखा होगा। मैं वो मान के ये वीडियो बना रहा हूँ और प्रॉपर एनालिसिस कर रहा हूँ। एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि मैं इसकी तह तक नहीं जाऊंगा, वो डिटेल में अंदर जाके इसके आंसर नहीं डिस्कशन करूंगा। मैं ये डिस्कशन करूंगा कि कैसे मैनेज करना है, कैसे पेपर आता है, एग्जाम के समय हमारी फीलिंग्स क्या होती है। मैं इस बात को आपके सामने ज्यादा शेयर करने का प्रयास करूंगा। तो देखोगे, सेक्शन ए में 4 टॉपिक रहते हैं, सेक्शन बी में 4 टॉपिक रहते हैं। दोनों में से कोई एक एक आपको करना होता है। ठीक है, दोनों में से कोई एक एक ही आपको करना होता है। अब जैसे इस बार का जब टॉपिक देखोगे, जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं, रेगिस्तान उनके बाद आते हैं। ठीक है ना? जैसे आप लोग ये समझोगे कि भैया सभ्यताओं से पहले क्या होता था, जंगल थे, जंगल को काट के सभ्यताएं बनाई गई, फिर सभ्यताएं समाप्त हो जाती हैं, रेगिस्तान बन जाते हैं। तो जो व्यक्ति इस क्वेश्चन को देखे लगे बड़ा आसान है, हो गया काम, तो हो गया। इसी तरह से भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे। तो एआई, जनरेटिव एआई, आप लोग ये सब सारे देख रहे होंगे। आप लोग हाँ भाई सही बात है, मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे। पहले के साम्राज्य बल के साम्राज्य होते थे, पुराने साम्राज्य, बाद में अब मस्तिष्क के हो जाएंगे, है ना? तो बाहुबल से दिमाग के बल की ओर हमारे साम्राज्य गए। ऐसे आप देखोगे। इसी तरह तीसरा है, मैं पहले सेक्शन ए पे ही थोड़ा जोर मार के डिस्कशन करता हूँ, फिर सेक्शन बी पे जाऊंगा। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग है। ठीक है, प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है। देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। जैसे कि महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं, महात्मा बुद्ध या बौद्धिस्ट कहावत है, पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। समझ रहे मेरे बात? उसी से मिलता जुलता है कि प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, आपको प्रसन्नता रखनी पड़ेगी अपने आप में, यही एक मार्ग है। तो आप पढ़ोगे, अरे यार सर ये भी तो समझ में आ रहा है, ये तो प्रश्न समझ में आ रहा है। इसी तरह से जो चौथा क्वेश्चन है, प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही है। द डाउटर इज अ ट्रू मैन ऑफ साइंस। याद देखो तो आपको सर ये तो मजा ही है क्या सर, चारों टॉपिक आ रहे हैं हमको। तो प्रॉब्लम यहीं पर है, प्रॉब्लम यहीं पे है। इसी तरह से मैं सेक्शन बी भी देखूं तो सेक्शन बी में है, पहला, सोशल मीडिया में युवाओं में छूटने का डर, फियर ऑफ मिसिंग आउट पैदा कर रहा है, जिसके कारण उनमें अवसाद और अकेलापन आ रहा है। फियर ऑफ मिसिंग आउट पे प्रश्न है, फोमो, हम लोग कहते हैं ना फोमो हो रहा है ना, फोमो हो रहा है ना। इस तरह से सेकंड, इसमें छठवां क्वेश्चन है, लगभग सभी मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के चरित्र के परीक्षण के लिए उसे शक्ति प्रदान करके देखिए। मतलब कुल मिलाकर के शॉर्ट फॉर्म ये है कि व्यक्ति के चरित्र को जानना है तो उसको शक्ति दे दीजिए। अगर उसका शक्ति है और फिर वो एथिकल बिहेव कर रहा है, फिर वो सबको साथ में लेके चल रहा है, तब वो चरित्रवान होगा, तब वो पता चल जाएगा कि उसका चरित्र कैसा है। 7वां प्रश्न है, व्यापक परिणाम वाले सभी विचार हमेशा साधारण ही होते हैं। तो साधारण विचार जैसे मार्क्सवाद या कोई भी विचार, जो आपको लगे गणतंत्र, राजतंत्र, किसी भी प्रकार का विचार कहता है कि जो व्यापक परिणाम होते हैं ना, बड़े साधारण होते हैं। और इसको फुटबॉल में बोला जाता है ना, नो डाउट कि हम लोग जब ये आंसर
ये प्रश्न लिख रहे होंगे तो हम बहुत सारे डायमेंशंस में लिखेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम एक ही पॉइंट लिख के छोड़ देंगे। तो देखोगे तो अगर हम खेल के एरिया में जाए तो एक बहुत फेमस कोच है, फेमस कोच उनका नाम है, अब बार्सिलोना के थे पहले, बहुत फेमस कोच, नाम मैं भूल गया, दिमाग से निकल रहा है, कैसे निकल सकता है। अभी इसमें मैनचेस्टर सिटी के वो कोच हैं, ठीक है। तो वो बार बार बोलता है कि डूइंग सिंपल थिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, है ना। सामान्य काम करना सबसे कठिन काम है, ठीक है। ये सबसे साधारण लगने वाला काम करना ही सबसे कठिन काम है। वही एक तरह का विचार में प्रश्न है कि व्यापक परिणाम वाले सभी विचार हमेशा ही साधारण होते हैं। इसी प्रकार की लास्ट क्वेश्चन है, गलत होने की कीमत कुछ न करने की कीमत से कम हो। कुछ ना करने की कीमत से, द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग, है ना। तो नहीं होता कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय लोग शांतित होकर बैठे हुए थे, बहुत सारे धृतराष्ट्र और बाकी सारे लोग कुछ नहीं किए। उनको ये लगा कि मान लो कुछ करेंगे गलत हो गया तो, दुर्योधन खफा हो गया तो, कोई दिक्कत हो गई तो यही एक प्रकार का आप समझ सकते हो, यही से मिलता जुलता, यही एक थीम पे मिलता जुलता प्रश्न है कि गलत होने की कीमत कुछ ना करने की कीमत से कम है। गलत हो गया तो ठीक है, कुछ नहीं करके बैठे था ना, इतिहास उन लोग से प्रश्न पूछेगा जो लोग कुछ नहीं किए थे, जो लोग तटस्थ थे, है ना, होता है ना, समय लिखेगा उनका इतिहास, ठीक है, समय पूछेगा उनसे कुछ भी। कहने का मतलब ये है, जब ये 8 टॉपिक्स आप देखोगे एज एस्पिरेंट, एज आउटसाइडर, जब इन 8 टॉपिक्स होगा आप लोग, बड़ा आसान पेपर है सर, इस बार के तो 8 टॉपिक्स आ रहे थे। ध्यान रखिए, एग्जाम में सबसे बड़ी समस्या यही है, अगर आपको 8 टॉपिक्स आ रहे हैं तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि अब क्या करें, क्योंकि 8 पे लिखना ही नहीं है, आपको केवल 2 पे लिखना है। बेहतर ये होता, जैसे मुझे याद है 2019 का मेरा मेंस था, जिसमें मेरे सबसे बढ़िया चांसेस है सिलेक्शन होने के, ठीक है। 19 का मेरा मेंस था, मुझे केवल 2 टॉपिक्स आ रहे थे, पहले 4 में एक, दूसरे 4 में एक। मेरे लिए कोई झंझट ही नहीं था, टेंशन ही नहीं थी, मुझे 2 ही टॉपिक समझ में ही आ रहे थे, पहले 4 में एक, शायद चौथा था और दूसरे वाले में पहला था, चौथा और 5वां क्वेश्चन मुझे समझ में आ रहा था, बाकी कुछ मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। तो ऐसे में मैं डाउट से ही बच गया, सीधे सीधे मैंने ऐसे स्टार्ट कर दिया, आप समझ गया, और नंबर 1 ऑफ द हाईएस्ट नंबर थे, ठीक है, हिंदी मीडियम से। तो मेरे हिसाब से टॉप 100 में भी लोगों के, इवन इंग्लिश मीडियम में भी टॉप 100 में भी लोगों के 131 130 कम ही देखने को मिल रहा था, 1-2 लोग के 140 आए थे, ठीक है, नो डाउट। कहने का ये मतलब है कि ये अपने आप में एक मुश्किल हो जाता है जब आपको सारे टॉपिक्स आते हैं, एसए के पेपर में खास तौर पे, जीएस का पेपर तो है नहीं। और दूसरी बात, कई बार ऐसा भी होता है कि देख के टॉपिक्स तो भले से आसान लग रहा है, जो दूसरी प्रॉब्लम है एसए में वो ये प्रॉब्लम है कि हमें 1000 से 1200 शब्दों में लिखना है, लिखने की कुछ खास बातों के साथ लिखना है, ऐसा नहीं कि रैंडम कुछ भी लिख दिया। कुछ खास बातें कौन सी होंगी, तो पहली खास बात ये, हमें फ्लो मेंटेन करना है। हम ऐसा नहीं कि कहीं ब्रेक लगा दे रहे हैं, सडन ब्रेक, मेरे दिमाग के थॉट, रैंडम थॉट्स आ रहे हैं, अचानक से अशोक के बारे में बताया, अचानक से प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ बोलने लगे, अचानक से इकोनॉमिक्स के बारे में बता रहे हैं, अचानक से चले गए गांधी जी के आंदोलन के बारे में चर्चा करने लगे, अचानक से चाइना की कूटनीति पर चर्चा कर रहे हैं, व्यवहारवादी कूटनीति पर चर्चा कर रहे हैं, अचानक से कूद गए अंबेडकर के दलित आंदोलन पे। तो आपके थॉट्स इस प्रकार के वेग थॉट्स अगर आते हैं तो ऐसे में आपको नुकसान होता है। ऐसे में हमें चाहिए फ्लो। एग्जामिनर पढ़ रहा है तो पढ़ते पढ़ते, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पे ये है ऐसे में कि आपको एग्जामिनर को 1200 शब्द का मतलब लगभग 15 पेज, 14 से 15 पेज मजबूर करना है कि वो पढ़े। इस बात पे एग्जामिनर को मजबूर करना है कि भैया तुम 14 पेज पढ़ो, मेरा लो पढ़ो, पढ़ाई करो। ये मजबूर कर पाना अपने आप में बड़ी मुश्किल बात है, जो हमें एसए के पेपर में करनी पड़ती है, ठीक है। अब ध्यान में रखिएगा, मैं यही सजेशन दूंगा, तो जब मैं एग्जाम देता अगर, तो मैं यहाँ पे 2 प्रश्न उठाता, मैं जो सेलेक्ट करता मैं वो बता रहा हूं। तो पर्सनली मैं इसमें सेलेक्ट करता, प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे इसमें बहुत सारे कंटेंट्स हैं। क्वेश्चनिंग करना, जो क्वेश्चनिंग कर रहा है, जैसे एडिसन हुए, ठीक है, जो भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, जगदीश चंद्र बसु के बारे में आपने सुना होगा कि उन्होंने क्या किया,
पेड़ पौधों में वो लगाए ना, देखा कि पेड़ पौधे जो है वो भी सांस ले रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पे मौजूद है। मेरे पास वो कल्चर मौजूद है कि एक कल्चर है जो वैज्ञानिक कल्चर है ना। मेरे पास हिस्ट्री के भी एग्जाम्पल मौजूद है कि जब हम उपनिषद काल के जमाने में थे तो उपनिषद का मतलब ही होता था गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का तो मतलब ही होता है गुरु के समीप बैठना, उनसे ज्ञान प्राप्त करना। और उस काल के बच्चों में क्या था, एक कल्चर ऑफ द आस्किंग क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन पूछते थे, गुरु जी उसका समाधान देते थे। बहुत सारी, इसीलिए आपने देखा होगा कि वेदों पे बहुत सारी टिप्पणियां लिखी गई, संहिताएं लिखी गई, ब्राह्मण्स लिखे गए, बहुत सारी पांडुलिपियां थी। और भारत उस समय आप कह सकते हो वैज्ञानिक क्षेत्र में बहुत आगे था। ठीक है, वो कल्चर जब समाप्त हुआ, जब हम विज्ञान के सच्चे सिपाही के रूप में अपनी भूमिका हमने समाप्त कर दी, मध्ययुगीन समाज आया। जब राजा जो कह दिया वही सही है, राजा ने कहा दिन है तो दिन है, राजा ने कहा रात है तो रात है, और यह सुबह सुबह की बात है। जब ये वाली फीलिंग आ गई तो क्या हुआ, हम विज्ञान के सच्चे सिपाही के रूप में हमने चीजें तोड़ दिया। और वर्तमान समय में वो कल्चर डेवलपमेंट करना, तो मैंने क्या किया, देखो अलग अलग डायमेंशन, तो नो डाउट हमारे पास हिस्ट्री के एग्जाम्पल है, हमारे पास व्यक्ति के एग्जाम्पल है। हमने अलग अलग डायमेंशन सेलेक्ट करके कुछ दिमाग क्रिएट किया कि हाँ मैं इस आंसर को इस बेसिस पे लिखूंगा और मेरे पास क्लियर कट होना है। तब मैं क्या करूंगा, जब मैंने डिसाइड किया कि हाँ मैं इस प्रश्न में, भाई प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही है, प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही है। इस प्रश्न में सबसे पहले मैं ये तोड़ूंगा कि इस प्रश्न के कितने डायमेंशंस हो सकते हैं। क्या अब जब ये मान लो मैंने डिसाइड किया कि हाँ मैं यही क्वेश्चन लिखने वाला हूं, यही क्वेश्चन का आंसर लिखूंगा, तब मैं अपने आप से विचार करूंगा कि क्या इसमें मेरे पास डायमेंशन अवेलेबल है। तो प्रश्न में एक स्टेटमेंट दे रहा है कि पूछने वाला ही, प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही है। इसका मतलब विज्ञान का सच्चा सिपाही हमेशा प्रश्न पूछता है। क्या कोई एक्सेप्शन है कि नहीं भाई प्रश्न नहीं पूछा फिर भी विज्ञान का सच्चा सिपाही है? तो विज्ञान का सच्चा सिपाही आप किसी को मान सकते हो, एक वो व्यक्ति जो प्रश्न पूछ रहा है, जो यानी एज अ रिसर्चर है ना, एक साइंटिस्ट ये प्रश्न पूछ रहा है, विज्ञान का सच्चा सिपाही है। दूसरा, वो सरकारें, वो राजनेता और वो राजा भी विज्ञान का सच्चा सिपाही है जो प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहा है। तो क्वेश्चन में था ना एक बहुत ही कोर स्टूडेंट था, पूछने वाला ही, तो मैंने कहा नहीं, पूछने वाला भी, मैंने कहा पूछने वाला भी होता है और जो उसको पोषित करता है, उस कल्चर को बढ़ाता है। तो फॉर एग्जाम्पल एडिसन की मम्मी विज्ञान की सच्ची सिपाही हुई कि नहीं हुई, आप इस बात को समझिए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एडिसन को बोला, वो एडिसन में क्या किया, जाके अंडे बैठ गया, अंडा फूट गया। अपनी बहन को क्या किया, कुछ कुछ मर्ची मरचा में वो कीड़ा कूट के खिला दिया, वो छत्ते पे धकेल दिया कि उड़ जाओ, उड़ जा काले काम, लेकिन उड़ी नहीं, वो गिर गई। तो उसके इसके स्कूल से निकाल दिया एडिसन के, एडिसन के स्कूल से निकाल दिया। उसने कहा नहीं बेटा तुम इतने टैलेंटेड हो, तुमको स्कूल वाले पढ़ा ही नहीं पाएंगे, ठीक है तो चलो मैं तुमको पढ़ाऊंगी। तो सच्चा सिपाही एडिसन के साथ साथ कौन हुआ, एडिसन ने तो क्वेश्चन पूछा, लेकिन उस कल्चर को जिसने बढ़ावा दिया, उसकी मम्मी भी एक सच्चे सिपाही के रूप में हुई कि नहीं। तो हम प्रश्न के पहले दो मेजर डायमेंशन की, पूछने वाला भी और पोषित करने वाला भी, दो मेजर डायमेंशन मैंने बनाए। अब पूछने वाले ही में क्या क्या डायमेंशन होंगे, इतिहास से, ठीक है, व्यक्ति से, समाज से, अर्थव्यवस्था से, अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल मैं दूंगा। ठीक है, कि विज्ञान के सच्चे सिपाही अर्थव्यवस्था के रूप में कौन हो गए, जो प्रश्न पूछ रहे हैं, करंट व्यवस्था पे क्वेश्चन उठा रहे हैं। मैं क्या करूंगा, न्यूक्लियर एनर्जी, हर प्रकार की एनर्जी पे, डेवलपमेंट पे, इस पे चर्चा करूंगा, डायमेंशंस क्रिएट करूंगा। फिर साथ ही जो उस कल्चर को बढ़ा रहे हैं, तो मैं कल्चर में भी आऊंगा। फिर कुछ राजा महाराजा जो उस कल्चर को बढ़ावा देते थे, जैसे हमने पढ़ा कि विक्रमादित्य द्वितीय बहुत प्रसिद्ध है इस मामले में, इंग्लैंड के कुछ एग्जाम्पल्स, भारत के कुछ एग्जाम्पल्स। फिर ये भी बताऊंगा कि देखो जब नहीं प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया और प्रश्न पूछने पे जब रोक लगाई गई, तो विज्ञान किस तरह से क्या हुआ, बहुत तेजी से घटा, बहुत तेजी से समस्याग्रस्त हुआ। गैलीलियो का एग्जाम्पल है, गैलीलियो को शायद एक बार चेक कर लेना, शायद इस वजह से फांसी लगा दी गई थी कि उसने कहा कि नहीं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ना कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है।
अर्थ सेंट्रिक नहीं, सन सेंट्रिक सौरमंडल है हमारा। चेक कर लेना एक बार, मतलब मुझे भी जब मैं एग्जाम देता तो मैं एक बार नो डाउट की पढ़ के तब जाता, बिना पढ़े नहीं जाता एग्जाम देने। तो मैंने वो डायमेंशंस क्रिएट किए और फिर मैंने वो कल्चर्स के बारे में बताया, और फिर मैंने एक डायमेंशन और क्रिएट किया कि विज्ञान का सच्चा सिपाही बनने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो ये तीसरा मेरा मेजर डायमेंशन हो गया कि सच्चा सिपाही बनने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो हमें प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति भी बढ़ानी पड़ेगी, प्रश्न पूछना भी शुरू करना पड़ेगा, और विज्ञान ही नहीं हर क्षेत्र में क्वेश्चनिंग शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन क्वेश्चनिंग ऐसी ना हो जिससे समाज समस्याग्रस्त हो जाए। अब ऐसा भी प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति नहीं बढ़ा दिया कि पता चला न्यूक्लियर बम में फोड़ के देख लिया कि देखिए कितने लोग मरते हैं। एक कल्चर बनाया कि ठीक है तुम्हें यही चेक करना है कि न्यूक्लियर बम का क्या इंपैक्ट होगा, तो तुम सिमुलेशन करके देख लो, तुम ऑन फील्ड की जगह ऑफ फील्ड। तो बेसिकली प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को नैतिक बनाना पड़ेगा, चरित्र आधारित बनाना पड़ेगा। और ये बात पे मैं अपना क्लोजिंग सेरेमनी इस प्रश्न का दूंगा। तो मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन जो मैं सेलेक्ट करूंगा, फुल फोकस्ड होके, मल्टीपल डायमेंशंस क्रिएट करके, रैंडम थॉट्स न क्रिएट करके मैं फोकस करूंगा एक क्वेश्चन पे। और जब मैं पार्ट ए की बात कर रहा हूं, मैं वही क्वेश्चन सेलेक्ट करूंगा दोस्तों जो मुझे सबसे बेस्ट तरीके से आता है। कोई भी वो टॉपिक मत सेलेक्ट करिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक मुझे और बहुत बढ़िया से आ रहा था, जैसे भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे, सपोज ये क्वेश्चन है। इसमें एक व्यक्ति ये सोच सकता है कि हाँ भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क साम्राज्य, उसने सब बता दिया कि जो एआई बेस्ड काम कर रहा है, जो एरोप्लेन बना रहा है, जो ये वो। मेरे जैसा व्यक्ति रहेगा तो एक प्रॉपर डेवलपमेंट भी दिखाएगा कि देखो पुराने साम्राज्य किस प्रकार के थे, पुराने साम्राज्य ने किस प्रकार से, तो हमने कहा था ना, उसको कहा जाता है कि डार्विन बात कहा जाता है, सामाजिक डार्विनिज्म है ना, द सर्वाइबिलिटी ऑफ द फिटेस्ट है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो पहले फिट कौन था? जो बाहुबल से फिट था, जिसने थोड़ा दिमाग लेकिन बाहुबल ज्यादा लगा के बाकी लोगों को भगा दिया, नए स्थान को क्रिएट कर दिया। भविष्य में ज्यादा फिट कौन होगा? जिसका दिमाग फिट होगा। ये बेसिस पे भी मुझे आ रहा था, लेकिन मैं इसको उतना टच नहीं करता क्योंकि मुझे प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही था, मुझे ज्यादा बढ़िया से आ रहा था। तो मैं एग्जाम में अटेम्प्ट करता तो मैं इस प्रश्न को ज्यादा बढ़िया से अटेम्प्ट करता, एकदम इस बात पे पैनिक नहीं होता कि और भी चीजें मुझे आ रही थी, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में समय नहीं होता है कि हम और भी चीजों पे सोचें। इसी तरह से सेकंड पार्ट में पर्सनली मैं रहता तो मैं लगभग सभी मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के चरित्र के परीक्षण के लिए उसे शक्ति प्रदान करके देखिए। ठीक है, तो शक्ति प्रदान करके देखिए। तो बेसिकली यही बात है कि यार आप मान लो पहले से दबे कुचले हो, ठीक है, दबे कुचले हो, आपको क्या हो, आप किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान करना मजबूरी है आपकी, आपको जीना है तो करना पड़ेगा। लेकिन आपको शक्ति मिल जाती है, तो क्या शक्ति मिलने पे आपको जिसने दबाया था आप उसको दबा रहे हो, आप उससे बदला ले रहे हो, आंख के बदले आंख वाली आपकी तकनीक है, या आप उसमें सुधार का प्रयोग कर रहे हो। ये डिपेंड करेगा कि इस प्रश्न की डिमांड करती है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे भारत में ऐसे साम्राज्य थे जो पितृहंता भी हम जानते थे कि पिता की हत्या करते गए, उनका भी बदला वही हुआ है ना। बुद्ध के पास देखिए, जब बुद्ध के पास शक्ति आई तो उन्होंने क्या किया? ज्ञान से प्रकाश कर दिया। इस तरह से अंबेडकर वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है, जब उनके पास शक्ति आई तो उन्होंने क्या किया? दलित आंदोलन क्रिएट किया, दबे कुचलों के लिए काम किए। तो बेसिकली मेरे पास ये मुझे ढंग से आ रहा था, तो मैं एक क्वेश्चन इसको टच करता, और या अगर मुझे दूसरा करना होता तो मैं यही करता। व्यापक परिणाम वाले विचार हमेशा ही साधारण होते हैं। विचार चूंकि मुझे अर्थशास्त्र है ना, ये राजनीतिक शास्त्र, समाज शास्त्र, हर विभाग में मुझे एक दो विचार व्यापक परिणाम वाले पता है ना। सोशल डार्विनिज्म हुआ, मार्क्सवाद हुआ, ठीक है, हर विचार मुझे पता है। तो मैं क्या करता? यही वाला, मैं ज्यादा बेहतर यही वाला प्रश्न अटेम्प्ट करता। व्यापक परिणाम वाले विचार हमेशा साधारण ही रहे। तो एक एक करके विचार उठाता, अर्थशास्त्री नजरिए से दिखाता, समाजशास्त्री नजरिए से दिखाता, ऐतिहासिक रूप से दिखाता कि विचार, जैसे बुद्ध का विचार अपोदीपो भव एक विचार है, मध्यम मार्ग का विचार बड़ा साधारण लगता है कि अरे चरम तप भी नहीं करेंगे, चरम भोग भी नहीं करेंगे, मध्यम मार्ग करेंगे, लेकिन व्यापक परिणाम मिला उसका। पूरी दुनिया एक समय बौद्धिस्ट हो गई है ना, सनातन धर्म से निकल के वो एक प्रकार का एक अलग समुदाय ही बन गया, एक अलग ग्रुप ही बन गया। तो आप इस बात को समझिए कि मैं इस प्रकार से इस चीज को लेके आगे बढ़ता, अलग अलग डायमेंशन में अर्थशास्त्र विचार होता था कि डिमांड सप्लाई का जो विचार है
है ना, डिमांड वर्सेस सप्लाई, डिमांड ज्यादा तो वस्तु की कीमत ज्यादा, डिमांड कम तो वस्तु की कीमत कम। ये जो विचार है क्या है, बड़ा साधारण विचार है, लेकिन पूरी दुनिया की लगभग हर चीज इसी से चल रही है। यहाँ तक कि एक बहुत बड़े परिणाम वाला जो विचार है मार्क्सवाद का विचार, वो भी इसी रिलेटेड है, संपत्ति की अवधारणा से संबंधित विचार, ठीक है, समाजशास्त्र में धर्मनिरपेक्षता का विचार, ठीक है, स्वतंत्रता का विचार, समानता का विचार, अलग अलग प्रकार से मैं क्या करता, दो तीन विचारों को पकड़ता, अलग अलग सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी उठाता और मैं इस आंसर को लिखता, ठीक है, इस आंसर को लिखता और अपना क्वेश्चन समाप्त करता। एक चीज मैं और सजेशन दूंगा कि जब हम पेपर सॉल्व करेंगे, जब हम आप ऐसे का पेपर सॉल्व करिए, तो एक बात का ध्यान रखिए कि ओवर कोटेशन नहीं करना है। अब एक दो जो डाउट्स थे जो एस्पिरेंट्स बोल रहे थे, जिन्होंने पेपर दे के भी आए थे और वो भी फ्रस्ट्रेट हो रहे, सर मैंने ऐसे का मतलब ये निकाला। देखिए यूपीएससी में ऐसे का कोई रटा रटाया मतलब नहीं होता है, आप पूरी तरह से स्वतंत्र होते हो, आप जो प्रश्न को समझो वही सही है, बशर्ते कुछ डायमेंशंस होने चाहिए, वर्डिंग्स होनी चाहिए, 12 शब्द आपके लिखने चाहिए, आपके प्रश्न में ये लगे, आपके उत्तर में ये लगे कि एक एकेडमिक व्यक्ति ने आंसर लिखा है, फ्लो है, समय समय पर एक दो कोटेशन, एक दो कविताएं, एक दो फैक्ट्स आ रहे हैं, ये भी नहीं कि ओवर फैक्ट्स है, तो बैलेंस फैक्ट, बैलेंस कोटेशन। जैसे मैं अगर बात करूं तो बैलेंस कोटेशन पूरे ऐसे में 2 से 3 कोटेशन, अगर है 3 कोटेशन है तो इसको बैलेंस माना जाएगा। 5-7 आपने कर दिया तो इसको माना जाएगा कि आप कोटेशन पे ज्यादा रिलाई कर रहे हो, आपकी व्यक्तिगत सोच कम है, आपकी व्यक्तिगत सोच उतनी ज्यादा नहीं है। तो मेरे हिसाब से 2 से 3 कोटेशन मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। इधर से 3-4 फैक्ट्स, 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके आंसर में दिखे, एक दो कहानियां आपके आंसर में दिख सकती है। देखिए जैसे मैंने आपको बहुत सारी कहानियां बताई, तो आपको कहानियां अपने आंसर्स में दिख सकती हैं, न कि पूरा ऐसे ही कहानी कर दी। तो ये चीजें होनी चाहिए। ऐसे का मतलब आप जो चाहो वो निकाल सकते हो, कोई मैटर नहीं करता। जैसे मैंने एक ही कहा कि प्रश्न बोला ना कि विज्ञान का सच्चा सिपाही, प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही होता है। तो एक व्यक्ति हो सकता है इसका मतलब ये निकाले कि प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सिपाही होता है, तो वो यही बता दिया कि हाँ देखो जितने जिसने प्रश्न पूछा वही विज्ञान का सच्चा सिपाही है। एक दूसरा व्यक्ति होगा नहीं, जो प्रश्न पूछा वो विज्ञान का सच्चा सिपाही नहीं होता है, वो नहीं माना, उसने बहुत सारे एग्जाम्पल्स वाले दिखा दिए कि नहीं देखो जिसने प्रश्न पूछा उसने तो कबाड़ा ही कर दिया। मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछोगे तो थोड़ा ना विज्ञान के सच्चे सिपाही हो जाओगे, ठीक है। और एक ने कहा कि नहीं, बैलेंस, प्रश्न पूछने वाला ही नहीं बल्कि प्रश्न पूछने वाला भी के साथ साथ जो प्रश्न को पूछने के कल्चर को बनाता हो वो भी विज्ञान का सच्चा सिपाही है, बल्कि वो तो सच्चा सिपाही नहीं सच्चा राजा, ऐसा कुछ बता दिया। कहने का ये मतलब है ऐसे के प्रति, टॉपिक के प्रति आपके डायमेंशंस डाइवर्स होने चाहिए। क्या है ये आपके ऊपर पूरी तरह से आप स्वतंत्र हो, इसीलिए ऐसे में एक स्टेटमेंट देता है जो आपकी सोच बताता है, जो आपके डायमेंशंस बताता है, आपकी सोचने समझने की क्षमता बताता है, ठीक है। तो एकदम परेशान नहीं होना, अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है। एक एक टॉपिक आए, मैं तो यही मानता हूं ऐसे जब भी मुझे मिले ऐसा पेपर, मुझे जब भी मौका मिले देने का, तो मुझे केवल एक एक टॉपिक दोनों सेक्शन से आए, एक से ज्यादा न आए तो बेहतर है। एटलीस्ट मैं कंफ्यूज नहीं होऊंगा, मेरा समय नहीं बर्बाद होगा, मुझे पता यही लिखना है, टॉपिक सेलेक्ट करने का झंझट है खत्म, सीधे लिखने बैठूंगा 15-20 मिनट पहले, 20 मिनट 25 मिनट के आसपास रफ स्ट्रक्चरिंग करूंगा, डायमेंशंस जो मेरे दिमाग में रैंडम थॉट्स आ रहे हैं सबको एक जगह लिख लूंगा, रैंडम थॉट्स को एक जगह लिख लूंगा, फिर उनमें 1 2 3 4 करके नंबरिंग कर दूंगा, फिर इंट्रोडक्शन लिखूंगा, फिर कंक्लूजन लिखूंगा रफ पेज पे, 25 मिनट इस पे समय दूंगा, 1 घंटे 5 मिनट में इसको अरेंज करके लाइन से लिख दूंगा। कोई करेक्शन बीच में आता है तो उसको करेक्शन करते चलूंगा। तो ये मेरा ऐसे लिखने का पूरा मेथड होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस तरह के अगर आपको लगता है कि सर जीएस पेपर 1 2 3 4 की भी एनालिसिस कीजिए तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। डिपेंड करेगा कि आप कैसा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो मैं वैसे एनालिसिस कर, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।